हेलो दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। जिस दिन ना मैंने युदी की बाइक की डिलीवरी वाली वीडियो डाली थी ना, उसके बाद ना मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे बंदों के कि भाई बाइक लेने का प्रोसेस क्या होता है और आप लोगों ने कितने की ली है बाइक और ये सब करके ना मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे। तो मैंने उनको बताया था यार कि इसके लिए ना स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो यार युदी ना मेरे घर से थोड़ा सा दूर रहने लग गया था, तो कुछ टाइम से ना मिलना हो नहीं पा रहा था इतना, लेकिन आज फाइनली यार युदी ना मेरे को मिल गया है। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो यार युदी से आज पूछेंगे कि ना भाई आज क्या सीन था उसका, कैसे उसने मन बनाया अपना लेने का बाइक और क्या क्या प्रोसेस रहा, कैसे स्टार्टिंग करी है उसने और फिर कैसे जाके हम बाइक लेकर आए हैं। तो आज यार ये सब सारी चीजें बताने वाला है युदी इस वाली वीडियो में। तो यार करते हैं फिर शुरू इस वाली वीडियो को। तो यार जब ना स्टार्टिंग यार तूने कहाँ से करी, तूने कैसे मतलब मन बनाया कि यार बाइक ले लेनी चाहिए, अब इतना पैसा आ गया है। ठीक है, नहीं पैसा तो था पहले से ही। हाँ। पहले जैसे मैं टोक्यो में रह रहा था, ठीक तो है भाई। उस टाइम मेरे पास कार का लाइसेंस था, तो मेरे को जैसे कहीं जाना है, कोई प्लान करना है टूर का, तो कार हम रेंट ले सकते हैं। जैसे रेंट का यहाँ पर अच्छा ऑप्शन है जापान में, तो तुम रेंट ले सकते हो, जैसे कि एनी कार हो गया और टाइम्स कार हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस थे। फिर मैंने बाइक का लाइसेंस लिया और फिर मैं टोक्यो से कानागावा मूव हो गया, शिफ्ट कर लिया मैंने। तो कानागावा शिफ्ट करने के बाद एक तो दिक्कत यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत होगी, स्टेशन दूर और मतलब कनेक्टिंग लाइंस भी कम थी, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे चाहिए था। गाड़ी का ऑप्शन थोड़ा महंगा था, पार्किंग इश्यूज थे। बाइक का मेरे पास लाइसेंस भी था। बाइक रेंटल ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर। जैसे रेंट लोगे तो 2-4 घंटे के मतलब 2-3 मान के आसपास पड़ रहे हैं। अगर एक दिन की लोगे तो लगभग 3 मान के आसपास का खर्चा पड़ रहा है। अच्छा। और लेना सस्ता पड़ रहा है उससे, तो पार्किंग भी फ्री है। तो इस हिसाब से मेरे ओवरऑल कैलकुलेशन में मुझे लगा कि मुझे अपनी बाइक ले लेनी चाहिए। तो ये तो हो गया तूने कैसे अपना मन बनाया है, कैसे मन बना। और फिर मन वही है ना यार, गाड़ी का क्या होता है ना कि तुम इतना मिस नहीं करते गाड़ी चलाने को, बाइक मन करता है चलाने का। क्योंकि 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए, बाइक चला नहीं सकते ऐसे तो कहीं से भी, लेके लोगों के पास होती नहीं है, दोस्तों के पास भी नहीं है। तो फिर होता है कि बाइक होनी चाहिए कभी कभी चलाने के लिए। तो ऐसे करके मन किया और फिर धीरे धीरे ज़्यादा कर गया और और ऐसे ले ली गई। तो यार ये था तेरा, जैसे तूने मन बनाया अपना, है ना। और इसके अलावा फिर तेरी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई कि चल यार अब देखना स्टार्ट करते हैं बाइक, या फिर कैसे कहाँ से स्टार्ट करा तूने मतलब। ओके, हाँ बहुत चैलेंजिंग थी वो चीज़, क्योंकि एक तो नॉन लोग नहीं हमारे इतने है, तो भी मतलब हमें ये नहीं पता कि बाइक ले नई ले पुरानी ले, बहुत सारी किस्म्स आ गए थे सामने। अच्छा। और कौन सी ले ये भी ऑप्शन है। इंडिया में हम बाइक्स के नाम जानते हैं कि भाई ये पल्सर है, बुलेट है, ये है, बाइक्स हमें लगभग पता है नाम से। तो हमारे पहले से दिमाग में इमेज होती है कि मेरे को ये बाइक लेनी है। यहाँ पर सारे मॉडल्स अलग है, तो पहले तो मेरे को मॉडल फिक्स करना था, नई लेनी है पुरानी लेनी है ये फिक्स करना था। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहे शुरू में, पर बाद में मैंने डिसाइड किया कि सेकेंड हैंड बाइक सही रहेगी, क्योंकि नई में क्या है कि खर्चे बहुत आ रहे थे और टाइम बहुत लग रहा था। अच्छा। जैसे तेरे को अब लेनी है तो कम से कम तेरे को 1 साल के आसपास का 6 महीने का वेट करना पड़ रहा है। स्पेशली कोविड के बाद में ये सिचुएशन आ रखी है। तुम ऑर्डर दोगे, फिर वो ऑर्डर पे बनेगी और फिर डिलीवरी आएगी। वैसे जापानीज लोग सामान को रखते भी ध्यान से है, तो यहाँ सेकंड हैंड में भी इतना ये नहीं है कि बहुत बुरी कंडीशन में मिलती है, अच्छी कंडीशन में मिलती है। तो मेरे दिमाग में था कि सेकंड हैंड लूंगा और ठीक ठाक पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं लूंगा इस हिसाब से। अब फिर दिक्कत आई कि लूँ कहाँ से सेकंड हैंड। लोगों को तो पूछना ऐसा रोक के भाई बाइक बेच रहा है क्या तेरी, ऐसे तो पूछ नहीं सकते। बिल्कुल। तो फिर मेरे को ऑफिस में मेरा बंदा था, साथ वाला एक बंदा था जापानीज, उससे मैंने पूछा कि तुम लोग बाइक कहाँ से खरीदते हो। तो उसने मेरे को गो बाइक करके, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उसको, क्योंकि जापानी बाइक शौक के लिए रखते हैं, मतलब ज़्यादा कम्यूट करने के लिए बाइक ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और उसको बिल्कुल शौक नहीं लग रहा था, उसको देख के मुझे लग रहा था, पर उसको ये पता था कहाँ से लेते हैं। तो उसने मेरे को नॉर्मल बता दिया, गो बाइक करके शॉप होती है वहाँ से ले ले। तो मैंने नेट पे सर्च किया तो गो बाइक की एक वेबसाइट मेरे सामने आई। फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आई, पर gobike.com कुछ वेबसाइट थी। उस वेबसाइट में मेरे को लगा कि अच्छी थी, मतलब हर ऑप्शंस अवेलेबल थे कि बाइक्स के अलग अलग फिल्टर्स थे, वहाँ पर नई के भी ऑप्शन थे। अच्छा। और जैसे दूसरी वेबसाइट है कोई जिस पे बाइक डली हुई है, तो वो बाइक गो बाइक पे शो करेगी। अच्छा। तो वहाँ क्लिक करोगे तो शायद तुम्हें उस वेबसाइट पे लेके चला जाए, पर ओवरऑल गो बाइक पे जितनी भी जापान में बाइक्स होगी सारी बाइक शो करती है। अच्छा। और बहुत डिसेंट तरीके से वेबसाइट अच्छे से मेंटेन कर रखी है उन्होंने, मतलब टाइम टू टाइम डेली अपडेट करना उसको, प्राइस और सब कुछ जो उसके नाइए होता है, डिटेल होती है, तो वो बहुत डिटेल्ड था उसके ऊपर। फिर मुझे वेबसाइट मिली, फिर वहाँ पर मैंने सर्च करना शुरू किया। पहले मेरा बुलेट का प्लान था, वही है कि बुलेट जितनी नए की मिल रही है उसमें 1-2 लाख ऐड करके यहाँ जापान में मिल रही थी, मतलब कोई अच्छे ऑप्शंस मिल नहीं रहे थे। बुलेट फिर ये था कि या तो नई बुलेट ले लूँ या सेकंड हैंड कोई दूसरी स्पोर्ट बाइक ले लूँ। काफ़ी उस पर हाथ पैर मारने के बाद जो भी ली है हमने, जो तुमने वैसे डिलीवरी वीडियो दिखाया देख रहा होगा, तो KTM की RC 390 बाइक, तो ये मुझे ठीक लगी क्योंकि 400 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी और 2-3 महीने पुरानी थी। अच्छा। तो ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है, चली भी नहीं, एकदम न्यू ही थी काइंड ऑफ। और जैसे ऊपर के जो खर्चे होते हैं यहाँ जापान में, साकेन और वो सब कुछ करके, कार इंस्पेक्शन और जो ऊपर के मतलब जो एक्स्ट्रा जो ऊपर लगते हैं उसमें खर्चा, वो लगभग उसमें नहीं लग रहा था, क्योंकि नहीं थी तो स्टार्टिंग के 2-3 साल तक फ्री होता है।
अच्छा। तो फिर उसका प्लान कर लिया। मेरे हिसाब से अगर बाइक लेनी है तो gobike.com वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, ऑप्शंस उसमें ढूंढो जो तुम्हें सही लगे, उसके बाद आगे का उसका तुम प्रोसेस कर सकते हो, एक बार तुम्हें पसंद आ जाए कोई बाइक तो यार ये था भाई का ना, जैसे भाई ने मन बनाया और कैसे भाई ने ना, तो यार ओवरऑल ना मतलब भाई ने ना वेबसाइट है गो बाइक करके, वहां से सर्च करी, वहां से मन बना लिया यार ये वाली बाइक ठीक लग रही है, ये ले लेते हैं। तो मैं ना आपको ना एक बारी लिंक ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एक बारी आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो उस वाली वेबसाइट को, अगर आपका लेने का मन है जापान के अंदर बाइक तो, है ना। बाइक सर्च करने के बाद फिर नेक्स्ट अब आया कि उसका टेस्ट ड्राइव लेने चलते हैं या फिर कहीं और मतलब कि देखने चलते हैं, है ना। तो वो कैसे मतलब फिर अगर बाइक लेने पे भी अगर देखा जाए तो जैसे मैंने मेरा बता दिया कि मेरा ये लेनी थी, लोगों का तो जैसे ये भी होता है किसी का कि मैं कौन सी बाइक लूँ, तो उनके लिए ये होता है कि पहले जापान में ना तुम बाइक लाइसेंस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कौन सा लाइसेंस है। अच्छा। उस हिसाब से तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि तुम बाइक प्लान कर रहे हो तो पहले तुम्हारा लाइसेंस, जैसे कि यहाँ पर एक तो होता है नॉर्मल लाइसेंस जिसमें छोटी साइज बहुत कम सीसी की 120 सीसी तक चला सकते हो। उसके बाद होता है चूगाता, फिर ओगाता, यानी मिडिल साइज, चूगाता क्या होगा मिडिल साइज, और ओगाता मतलब बड़ी बाइक्स। तो जैसे तुम्हारा प्लान है कि 400 सीसी तक का मेरा मन है, 400 से में मेरा काम चल जाएगा, तो तुम चूगाता लाइसेंस ले सकते हो। अच्छा। अगर तुम्हारा मन है बड़ी बाइक लेना है, जैसे कि 700-800 हार्ले जाना है, या कोई कावासाकी लेनी है, कोई तुम्हें और बड़ी लेनी है, हायाबुसा लेनी है, अच्छा, तो उस केस में तुम्हारे पास लाइसेंस ओगाता लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लाइसेंस का प्रोसेस होता है, इसमें अलग से हम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर तू चाहता है कि लाइसेंस पे डिटेल्ड वीडियो बनाए कि कैसे लाइसेंस लेना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, तो तुम लाइसेंस के हिसाब से तुम डिसाइड करोगे पहले तो। ठीक है। तो मेरा जैसे कि मेरे पास ओगाता था लाइसेंस तो, बट फिर भी मेरे को इतनी बड़ी बाइक लेनी नहीं थी क्योंकि खर्चा फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओगाता का जो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने चूगाता में डिसाइड किया था, तो डिसाइड हो गया उस हिसाब से। फिर तू पूछ रहा था अभी कि कैसे ले। हाँ, तो उसमें क्या होता है, साइट पे ही ना ऑप्शन होते हैं। अच्छा। 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो तुम डायरेक्ट उनको रेंट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल भी होती है। अच्छा। और या फिर तुम उनसे मित्सुमोरी मांग सकते हो वहाँ से। अच्छा, वो मेल पे मांगनी होती है। वो तुम वहाँ पे डिटेल डालोगे, अपना नाम, अपनी ईमेल और अपना एड्रेस डाल दोगे तो तुम्हारे मेल मित्सुमोरी बना के भेज देंगे। अच्छा। उसमें वो सारी डिटेल दे देंगे बाइक की, और जो उस पर साइट पे डली हुई है उसके अलावा जो एडिशनल डिटेल भी होगी वो सब डाल देंगे। अच्छा। तो कितने की बाइक पड़ रही है, हाँ, उसके अलावा क्या क्या खर्चे हैं इसके, सब कितने लोगों ने इसको बाइक को यूज किया, मतलब कि फर्स्ट हैंड, जैसे अपने इंडिया में नहीं होता फर्स्ट ओनर, सेकंड, थर्ड ओनर होता है ना, ऐसे। और उसके अलावा जैसे कि ऊपर के खर्चे, जैसे कि तुम साइट पे देखोगे तो तुम्हें एक रफ आइडिया देंगे कि ऊपर का इतना जो एक्स्ट्रा चार्ज जो लगेगा वो इतना लग जाएगा ऑन रोड ले जाने के लिए। अच्छा अच्छा, उसमें वो डिटेल देंगे कि एग्जैक्ट इतना अमाउंट तुम्हें ऊपर का पे करना पड़ेगा, हैंडलिंग चार्ज, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस सब ऐड करके, और उसमें एड्रेस दिखा देंगे, सब बता देंगे वो। अच्छा। तो ऐसे तुम मित्सुमोरी मांग सकते हो। फिर तुम वहाँ पर योयाको का भी ऑप्शन होता है। जैसे तुम्हारा मन है कि यार मेरे को ठीक लग रही है, मुझे रफ आइडिया है, मुझे मित्सुमोरी नहीं चाहिए, मुझे बस पहले जाके टेस्ट ड्राइव लेनी है, तो तुम उसमें योयाको पे क्लिक करोगे, तो तुम्हारा जो सूटेबल टाइम है उसके हिसाब से तुम अपना वहाँ पर योयाको वो कर सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो योयाको मतलब। तो रिजर्वेशन करके फिर तुम रिजर्वेशन वाले डे पे वहाँ जाओगे तो वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तुम अपना नाम बताओगे तो इंस्ट्रक्टर टाइप का बंदा होगा जो तुम्हें पूरा उसकी बाइक की डिटेल देगा, ढंग से समझाएगा। अच्छा। और तुम्हें टेस्ट ड्राइव भी दे देगा। टेस्ट ड्राइव मेरे को नहीं दी थी क्योंकि मेरी वाली बाइक ना, उनकी जैसे जापान में 1 नंबर होते हैं, रेंटल होते हैं, तो उसने बोला रेंटल है, तुम टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते। तो उसने दूसरी खड़ी थी, ड्यूक की दे दी, ड्यूक थी, उन्होंने बोला ड्यूक चला के देख लो, सेम बाइक है। बाकी नॉर्मली लगभग 99% टेस्ट ड्राइव ऑप्शन होता है। अच्छा। तो टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, फिर आप वहीं पर उनको बता सकते हो, मतलब टेस्ट ड्राइव लेके कि हाँ मैं कैन तो करूंगा, मतलब सोच के एक बार थोड़ा बता दूंगा, आई विल लेट यू नो काइंड ऑफ। बाइक डिसाइड करने के बाद ना वेबसाइट से भाई लेके आया टेस्ट ड्राइव, और फिर टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ना वहाँ पे भाई ने कर दी थी बाइक फाइनल की, यार ये वाली बाइक बढ़िया है, ये ले लेते हैं। ये सब कुछ ना फाइनल करने के बाद ना पैसे दिए भाई ने, पैसे कैसे दिए और हम लेने गए थे यार, वो तो आपने वीडियो देख ही ली होगी आई थिंक। अगर नहीं देखी है ना तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप आई बटन चेक कर सकते हो। बाइक की फुल वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, कैसे हम डिलीवरी लेने के लिए गए थे। तो यार भाई से भी पूछ लेते हम कि जब भाई ने पैसे कैसे दिए हैं, कितने कितने की भाई को बाइक पड़ी टोटल। जैसे तू टेस्ट ड्राइव लेकर आ गया, फिर उसके बाद मतलब कि पैसे उन्होंने कैसे, क्या बोला कि पैसे कैसे दो? तो उन्होंने ना उसी टाइम, जैसे हम प्लान थे कि हमें लेना है, तो हमने देखने का काइंड ऑफ, हमें बस एक बार देखना था श्योर करने के लिए सब ठीक है। बाकी ऑलरेडी हम प्लान करके गया था मुझे लेनी है बाइक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेट पे पता लग ही जाता है देख के कि नई बाइक है, क्या हुआ होगा इसको। तो फाइनल करने के बाद हमने वहीं फाइनल कर दी थी। मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था तो मेरे साथ एक भाई था दूसरा, तो वो वहीं था, उसने पीछे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने लग गया था वैसे। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, फिर तुम्हें वहाँ पर जैसे मित्सुमोरी पहले से तुमने ले रखी थी, ठीक है, वरना वो बना के तुम्हें वहाँ पर दे देते हैं। उसमें क्या होता है, टोटल अमाउंट और बैंक का नंबर, जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल होती है, अकाउंट डिटेल दे देते हैं। अच्छा।
और वहाँ पर तुम जैसे तुम वैसे ऑलरेडी तुम अगर एडवांस पेमेंट नहीं भी करोगे तो बुक कर देते हैं, जापान ट्रस्ट पे चलता है वैसे भी। तो इनमें होता है किसी ने बोल दिया तो इनका श्योर होता है कि बंदा मान जाएगा, फिर भी तुम एडवांस टोकन मनी टाइप कुछ दे सकते हो। तो मैंने थोड़ी बहुत टोकन मनी उनको शायद वहाँ पर 2 मान के आसपास देके, अच्छा मतलब 20,000 जापानीज येन, मैंने उनको एक काइंड ऑफ टोकन रिजर्वेशन के लिए दे दिया था कि मैंने कहा तुम रिजर्व कर लो। उन्होंने नहीं मांगा था, मैंने दिया था वो खुद। ओके, बाकी उन्होंने अकाउंट नंबर दे दिया, मैंने घर आके उनके अकाउंट पे फ्री कॉमी कर दी थी, मतलब मनी ट्रांसफर कर मनी दिया था। ट्रांसफर कर देता जितना पेंडिंग अमाउंट था सारा सारा मैंने एक साथ उनके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया। ओके, तुरंत ही उन्होंने खुद ही कॉल आ गया था उनकी साइड से कि हमारे पास पैसे रिसीव हो चुके हैं। अच्छा। फिर वो तुमसे वहाँ पर डेट वेट कंफर्म करते हैं कि कितने टाइम में तुम इसको पिक कर लोगे अब, और कब चाहते हो, कैसे चाहते हो। फिर उनके 100 क्वेश्चंस नए नए खड़े होते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके बाद। ओके, तो तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस में यार वो उसमें क्या क्या तेरे से मांगा मतलब? ओके, तो एक उनको देना होता है लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, एंड फिर लगता है जूमिनियो रेजिडेंस रिपोर्ट कह सकते हैं उसको, कैसे क्या कहते हैं, काइंड ऑफ मतलब कोई कुछ मिल जाता है। वार्ड ऑफिस में जाते हो तो तुम्हें वहाँ से एक प्रूफ मिल जाता है कि तुम इस एड्रेस पे रहते हो। ठीक है, एक वो होता है एड्रेस प्रूफ काइंड ऑफ है जापान में, एड्रेस प्रूफ है। तो एक वो दिया था और लाइसेंस, मेनली 2 ही दिए थे, बाकी जायरो कार्ड और मैंने दे दिया था, बाकी उसकी शायद जरूरत नहीं है। तो जूमिनियो और ड्राइविंग लाइसेंस, 2 चीज़ें चाहिए होगी वहाँ पर। ओके, तो वो दोनों दी थी। एंड देन फिर उन्होंने पूछा कि कब पिक करोगे, तो मेरा उसी वीक में लेने का मन था। अच्छा, तो उन्होंने बोला वीक डेज पे नहीं, वीकेंड तक अगर तुम आ सकते हो तो हम कर देंगे, क्योंकि फिर वो नाम ट्रांसफर करने का फॉर्मेलिटीज होती है और इंश्योरेंस और पहले से हो रखे थे तो सब ट्रांसफर करने थे। तो उन्होंने मेरे को 1 वीक का टाइम दिया था, नेक्स्ट वीकेंड पे जाके हमने डिलीवरी ले ली थी। ये तो होगी तेरी प्रोसेस वाली बात कि तूने कैसे कैसे प्रोसेस करा, क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। इसके बाद अब तेरे को बाइक पूरी टोटल मिला के पड़ी कितने की यार? ये जो बाइक है ना, हाँ, इंडिया में के हिसाब से यहाँ शायद डबल से भी ज़्यादा है, 2.5 गुना प्राइस है। ठीक है, तो ये इसकी नई की प्राइस थी, एक्स शोरूम प्राइस था 830 जापानीज येन, 830 जापानीज येन था। ऑन रोड ये पड़ रही थी मतलब कि 10 लाख के आसपास, 10 लाख जापानीज येन, 10 लाख जापानीज येन, यानी मतलब 6 लाख इंडियन रुपीज के आसपास में ये ऑन रोड पड़ रही थी। जिसमें 3 साल का जो न्यू बाइक के साथ कवर होता है जो शाकिन, और इंश्योरेंस था 2 साल का, काइंड ऑफ सारी जो अदर प्राइसेस ऐड करके रजिस्ट्रेशन फीस करके ये 10,30,000 के आसपास जापानीज येन में पड़ रही थी, नहीं पड़ रही थी। ठीक है, और मेरे वाले में क्या था, इन्होंने ना अभी KTM ने नया मॉडल निकाल दिया था इस बाइक के जस्ट बाद में, 1-2 महीने बाद में। तो उसके लिए इसकी रेट वो टूट गई इस बाइक की। वो मतलब उनको रेट इतनी अच्छी मिल नहीं रही थी, तो शायद ये काफ़ी महीनों से बाइक ना उनके पास होल्ड में पड़ी थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर रखा था इस पर। अच्छा, तो मुझे ये पड़ी थी 5,50,000 के आसपास, जापानीज येन के आसपास। हाँ, तो 550 के आसपास, हाँ 550 था शायद। अच्छा, तो ये तेरी मतलब कि पूरी होल स्टोरी थी। कैसे तूने स्टार्टिंग करी बाइक ढूंढने से, कैसे फिर तू टेस्ट ड्राइव लेके आया, और फिर उसके बाद कैसे हम डिलीवरी लेने के लिए गए, वो पूरा मतलब तूने पैसे कितने पे करे, ये सब कुछ इसमें था, है ना? नहीं, बीच में मैं वहाँ भी गया था बहुत बार, हार्ले के शोरूम में भी बहुत बार गया था। अच्छा, हार्ले के गया था, फोटो लेके आया था वहाँ से। अच्छा, वहाँ पे मतलब गाड़ी पसंद महंगी थी यार, महंगी थी, मतलब नई बाइक बहुत महंगी थी। अच्छा, और पुरानी बाइक्स क्या है ना, बहुत पुराने मॉडल मिल रहे थे। जैसे कि अगर मेरा एवरेज था कि यार 10 से ज़्यादा, मतलब मेरे को बजट इससे ऊपर नहीं करना था। अच्छा, ठीक है, क्योंकि फिर ऊपर भी बहुत खर्चा लगता है और मैं नहीं चाहता था कि बाइक पे इतना पैसा दूँ। 10 से ऊपर नहीं जाना था। 10 से ऊपर मतलब 10 के आसपास में हार्ले के ऑप्शंस मतलब एक बहुत लिमिटेड, और उसमें भी बहुत ही ओल्ड मॉडल, जैसे 2004 के मॉडल, कुछ तो वो 90s के मॉडल दिखा रहे थे यार, वो हद ही कर रखी थी उन्होंने। तो उसमें भी पैसे मतलब 3-4 लाख? नहीं, 10 लाख तक पहुंच रहा था। 10 लाख तक पहुंच रहा था, मतलब 7-8 से नीचे हार्ले का ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पर। अच्छा, तो मैं गया था मतलब कार रेंट करके मैं 2 दिन गया था ढूंढने के लिए। हार्ले भी, मैं निंजा और भी देखी थी बाइक। वो थोड़ी ये है कि जापान में ना एक चीज है कि एक तो वेटिंग, जैसे मैंने बताया वेटिंग ज्यादा है, तो इस वेटिंग के चक्कर में जापान में ना पुरानी बाइक्स की रेट नई बाइक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे इनके खुद की जो ब्रांड है, बाकी इनके खुद के ही है ज्यादातर ब्रांड, यामा और जो भी है। तो होंडा सुजुकी ये वाली अगर बाइक लेते तो ये थोड़ी सस्ती पड़ती है। ये अगर तुम लो ना, मेरे हिसाब से नहीं लेना सही है अगर तुम, क्योंकि ओल्ड में सेम ही प्राइस पड़ रहा है। तुम जैसे कि कुछ में तो ऐसा हो रहा था कि बाइक 2-3 साल यूज कर रखी है और वो नई प्राइस से भी महंगी बेच रहा था। अच्छा, और लोग ले भी रहे होंगे, क्योंकि फिर कोई बंदा चाह रहा है मेरे को यही बाइक लेनी है, उसको 1 साल का वेट नहीं करना, तो वो ले लेता है। उसे लगता है कि कोई इसने यूज तो करी होगी, इसने इसका क्या तोड़ा होगा, काइंड ऑफ इनकी मेंटेलिटी जापानीज होती है। तो ये ले लेते हैं महंगी भी, तो इसलिए सेकंड हैंड ऑप्शन मेरे को काइंड ऑफ, एक बार तो मैंने ना वही सोच लिया था कि यार पसंद आएगी नहीं सेकंड हैंड, क्योंकि सेकंड हैंड और नई का सेम रेट है। पर बाद में ये कहीं ना कहीं से दिख गई, मतलब काफी हाथ पैर मारने के बाद ना, तो ये ठीक ऑप्शन आ गया था, तो मैंने ले ली थी। तो ये रहा पूरा, मतलब मेरी जर्नी रिसर्चिंग और लेने की बाइक की।
तो यार देखा आपने ना, भाई ने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी, वेबसाइट में सर्च करके, और फिर उसके बाद गाड़ी रेंट करके टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ना हम लोग गए थे भाई के साथ बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। तो यार ये पूरा ना होल प्रोसेस था, कैसे आप ना जापान में बाइक ले सकते हो। कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको अगर कुछ भी डाउट है तो हम ना आपके कमेंट्स का ना रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो यार ये पूरा प्रोसेस था, और इसके अलावा ना भाई को पूरी टोटल बाइक जो पड़ी है ना वो 5,50,000 की पड़ी है जापानीज येन में। तो यार आई होप ना आपको ना ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है ना तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो यार उस भाई को जिसको भी ना यहाँ पे जापान में बाइक लेनी है। तो यार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।